Hello and welcome. Today we will be discussing about a very important concept, selection. In this we will discuss about selection differential and response to selection. First, we will learn what is selection, why it is important. Then we will learn the concepts related to selection like selection differential and response to selection. When we talk about selection, जब हम selection की बात करते हैं तो selection एक important concept है animal breeding का. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है. एनिमल ब्रीडिंग इज अ साइंस and art. Basically, it is the science and art of selecting superior animals and mating them in a planned way. So basically, in animal breeding, what we are doing, we are selecting some superior animals. कुछ superior यानी कि जो high milk producing हो या जो भी हमारे desired traits हो, उनके according जो भी animals उसे satisfy करते हैं, उनको हम select करेंगे यानी कि choose करेंगे and allow them to mate ताकि वो नेक्स्ट प्रोजेनी जनरेशन को प्रोड्यूस कर पाए. अब जो ये एनिमल्स थे वो सुपीरियर थे यानी कि उनकी प्रोजेनी भी कैसी होगी, सुपीरियर होगी. सो दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड ब्रीडिंग एनिमल्स इन अ प्लान्ड वे, कोई भी रैंडम ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, हम प्लान करके कर रहे हैं कि हमें अगर मिल्क प्रोडक्शन 2000 लीटर से 3000 लीटर बनाना है तो किन एनिमल्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए और ब्रीड कराना चाहिए. सो दिस आर्ट एंड साइंस इज नोन एज एनिमल ब्रीडिंग. तो एनिमल ब्रीडिंग के बाद जो भी जनरेशन आएगी ऑफ एनिमल्स, दोज एनिमल्स विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड दीज एनिमल्स विल बी जेनेटिकली सुपीरियर देन द प्रीवियस पॉपुलेशन. तो ये है एनिमल ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट और क्यों करते हैं. तो अभी हमने देखा कि एनिमल ब्रीडिंग में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. पहला है सिलेक्शन, दूसरा है मेटिंग या क्रॉसिंग सिस्टम. तो एनिमल ब्रीडिंग हम कर रहे हैं बेसिकली जेनेटिकली इम्प्रूव्ड जो भी प्रोजेनी जनरेशन है उसे बनाने के लिए. तो ये जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का एक आर्च है जिसके थ्रू एनिमल्स यहाँ से पास होके नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे. तो इस आर्च के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं. पहला है सिलेक्शन, दूसरा है मीटिंग या क्रॉसिंग सिस्टम. तो सिलेक्शन इज द की स्टोन इन द आर्च ऑफ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट. की स्टोन मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पत्थर है, की स्टोन जो है आर्च में जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की, उस वो क्या है, सिलेक्शन. तो सिलेक्शन होता क्या है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सिलेक्शन इज चूजिंग द एनिमल्स विच विल बिकम पेरेंट्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, हम नहीं चाहते कि उसमें सारे ही एनिमल्स ब्रीड करें क्योंकि एक पॉपुलेशन में कुछ एनिमल्स जेनेटिकली सुपीरियर भी होते हैं और कुछ इन्फीरियर भी होते हैं. अब इन इतने सारे एनिमल्स को हमने मेंटेन करना है तो उनके लिए फीड भी लगेगा. तो उस फीड में हमने ज़्यादा खर्चा नहीं करना है. और अगर हम चाहते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन जेनेटिकली सुपीरियर हो, मतलब जो भी उनके जीन्स हो वो उनके फिनोटाइप में रिफ्लेक्ट हो, तो हम ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करेंगे जो सुपीरियर हो. तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सिलेक्शन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एनिमल्स विच विल बिकम पेरेंट्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. और सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन जेनेटिक इम्प्रूवमेंट. जब हमने सिलेक्शन कर लिया पेरेंट्स का, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में एनिमल ब्रीडिंग के, जिसे बोलते हैं मीटिंग या क्रॉसिंग सिस्टम. मीटिंग या क्रॉसिंग सिस्टम क्या है, बेसिकली टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं कि किस वे में जो एनिमल्स आपने सेलेक्ट कर लिए, मेल या फीमेल एक पॉपुलेशन के, उन्हें आप कैसे ब्रीड कराना चाहेंगे. इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, रैंडम मीटिंग, लाइक दैट. So how these selected parents are mated to produce the next generation, it becomes the mating or crossing system. अगर हम सिलेक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग सुपीरियर इंडिविजुअल्स. तो ये पॉपुलेशन थी, उसमें बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं. कोई सुपीरियर, सुपीरियर कहने का मतलब जो भी उसका प्रोडक्टिविटी है उससे रिलेटेड, या कुछ भी ट्रेट हो सकता है उससे रिलेटेड. तो सुपीरियर एनिमल्स को इन अ पॉपुलेशन वी विल सेलेक्ट. वाई वी विल सेलेक्ट, ताकि वो पेरेंट्स बने फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. बाकी जो ये एनिमल्स हैं, दीज आर रिजेक्टेड एनिमल्स, दीज इनको हम अलाउ नहीं करेंगे ब्रीडिंग के लिए. तो दीज बिकेम द पेरेंट्स. नाउ ऑल दी डिजायरेबल जीन्स और एलील्स दे हार्बर, जो भी इनके पास जो भी प्रोडक्शन के रिलेटेड या जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके लिए जो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं, अब ये आपस में ब्रीड करेंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होंगे. सो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द superior individuals from a complete population so that they become a parents of the next generation, and the frequency of desirable genes increases and overall genetic performance of the population improves over time. अब जो ये genetic performance आने वाली प्रोजेनी की बढ़ेगी वो अचानक से नहीं बढ़ जाएगी, एक ही जनरेशन में नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी जेनेटिक एलील्स हैं या जो भी जीन्स हैं उनको एक्यूमुलेट होने में टाइम लगता है. क्योंकि हमें पता है सेग्रीगेशन, जब मियोसिस होती है तो जीन्स एलील्स आपस में सेग्रीगेट भी होते रहते हैं. तो जो फेवरेबल एलील्स हैं उनको फिक्स होने में टाइम लगता है. तो ये जनरेशन बाय जनरेशन इम्प्रूव होते जाएगी और बहुत सारी जनरेशन के बाद जो हमारी पॉपुलेशन है वो
काफ़ी इम्प्रूव्ड पॉपुलेशन हमें मिल पाएगी। तो ये है सिलेक्शन की बात। जब हम सिलेक्शन करते हैं तो आखिर ऐसा होता क्या है कि जो एनिमल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। तो जेनेटिक लेवल पे या पॉपुलेशन लेवल पे ऐसा क्या हो रहा है? तो क्या होता है जब हम इन एनिमल्स को छोड़ के इन एनिमल्स को सेलेक्ट करेंगे, तो अब ये एनिमल्स अगर सुपीरियर हैं, अगर कोई गाय ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके पास कुछ तो अलग है देन दीज इंफीरियर कैटल्स। तो जो वो सुपीरियर चीज़ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम एलील्स। हमें पता है कि जीन जो होता है, अगर ये एक क्रोमोसोम है तो हर एक लोकाई पे जीन्स को कोड करते हैं एलील्स। तो कुछ एलील्स सुपीरियर सुपीरियर कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ इंफीरियर कैरेक्टर्स के लिए, जैसे हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट से जानते हैं, टॉल एंड डॉफ। अब ये सुपीरियरिटी ऑफ इंफीरियरिटी एक बहुत ही रिलेटिव चीज़ है। तो जब हम ऐसे एनिमल्स को सेलेक्ट करेंगे जिनमें हमारे डिज़ायरेबल एलील्स हैं, तो धीरे धीरे हम ऐसे एनिमल को सेलेक्ट और मेट करते जा रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ डिज़ायरेबल एलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो छोटे छोटे ए थे वो हटते रहेंगे, क्योंकि हमने ऐसे एनिमल्स को सेलेक्ट ही नहीं करा जिनके पास ये स्मॉल ए थे। तो लास्ट में जो पॉपुलेशन हमारी बनेगी उनके पास सिर्फ कैपिटल ए यानी कि सुपीरियरिटी के एलील्स प्रेजेंट होंगे। एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स के लिए और जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन्स के लिए, और प्रोटीन्स ही हमारा फिनोटाइपिक कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। तो धीरे धीरे ये पॉपुलेशन में ये फेवरेबल एलील्स जब बढ़ते गए तो पॉपुलेशन इम्प्रूव होते गई फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट। तो ऐसे सिलेक्शन हेल्प करता है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। तो जैसे ये ओरिजिनल पॉपुलेशन अगर हम मान लें, इसका मिल्क यील्ड कुछ 1000 लीटर पे था फॉर अ लैक्टेशन। अब जब हम इसमें से सुपीरियर एनिमल्स को सेलेक्ट करते गए, उन्हें ब्रीड करते गए, बाकी एनिमल्स को कल करते गए, तो कुछ जनरेशन जैसे 5-10 जनरेशन के बाद जो पॉपुलेशन है उसका मीन इम्प्रूव हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन सिलेक्शन इज अप्लाइड। द पॉपुलेशन मीन्स शिफ्ट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन वी वांट इट टू शिफ्ट। सो पॉपुलेशन मीन की शिफ्टिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ सिलेक्शन। अब हम टाइप्स ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। वन इज नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि वो नेचर में खुद से हो रहा है अपनी स्पीड से, भले हम उसमें कोई इनपुट दे या ना दे। और हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज इवन वी इवॉल्व थ्रू दिस नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचर के अपने लॉज हैं जो उन लॉज को फॉलो करता है। और जो हमने पढ़ा है डार्विन का या इवोल्यूशन की थ्योरीज हमने पढ़ी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो नेचर के लॉज को जो फॉलो करेगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो दोज एनिमल्स विल बी सेलेक्टेड एंड दे विल इवॉल्व। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन। इसमें इन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो एनिमल्स बेटर अडेप्टेड होते हैं टुवर्ड्स देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट वो सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये जिराफ थे जिनकी नेक छोटी थी, वो हट गए फ्रॉम द पॉपुलेशन, और धीरे धीरे इन जिराफ्स की नेक इंक्रीज हो गई, क्योंकि सो दैट दे कुड रीच द ट्री लीव्स। तो बहुत सारे जनरेशन्स तक ये इवोल्यूशन होते रहता है, और नेचर ऐसे एनिमल्स को सेलेक्ट करता है जो उसके हार्डशिप या किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। हावेवर जो ये नेचुरल सिलेक्शन होता है उसका स्पीड बहुत स्लो है। इट मे टेक अराउंड 1000 और मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओके, मिलियंस ऑफ जनरेशंस। और नेचुरल सिलेक्शन लाइफ के किसी भी स्टेज पे एक्ट कर सकता है, whether it is in egg stage, embryo, larva और adult stage. So this is the concept. Natural selection कभी भी काम कर सकता है. It is based completely on the nature. और नेचुरल सिलेक्शन जो है लार्ज स्केल चेंजेस जैसे कि इवोल्यूशन, जैसे पीसी से एम्फीबिया, एम्फीबिया से एव्स, एव से रेप्टिलिया, ये सब मेमेलियंस जैसे इवॉल्व हुए, ये सब चीज़ें नेचुरल सिलेक्शन से हुई हैं। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन लार्ज स्केल चेंजेस में रिजल्ट करता है, हावेवर इट्स स्पीड इज वेरी स्लो। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट जो की है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जैसे नेम सजेस्ट करता है, आर्टिफिशियल यानी कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। यानी कि ह्यूमंस एक्टिवली चूज कर रहे हैं कि कौन से एनिमल्स पेरेंट्स बनेंगे, और बेस्ड ऑन दियर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ह्यूमन डिसाइड करते हैं कौन से एनिमल्स विल बी द पेरेंट्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन बेस्ड ऑन सेवरल प्रोडक्शन ट्रेट्स, और ये प्रोडक्शन ट्रेट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक बेनिफिट दैट अ ह्यूमन इज गेटिंग। ठीक है, तो किस किस कैरेक्टर से कितना ह्यूमंस को फ़ायदा हो रहा है डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट, उन एनिमल्स को वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे इकोनॉमिक ट्रेड्स हर एक एनिमल में, जो भी हॉर्स है या कैटल है, बफेलो में अलग अलग इकोनॉमिक ट्रेड्स हैं, तो उनके बेसिस पर वो एनिमल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे जैसे पोल्ट्री में हम देखें तो एग प्रोडक्शन या मीट प्रोडक्शन इकोनॉमिक ट्रेड हो जाता है, उसी और अगर हम कैटल में देखेंगे तो डेयरी कैटल में मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन दीज इकोनॉमिक ट्रेड्स एनिमल विल बी सेलेक्टेड बाय these humans or animal breeders, और
एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया अप्लाई होगा कि कौन से एनिमल को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने पढ़ेंगे आगे की सिलेक्शन के अलग अलग मैथड्स। तो अलग अलग मैथड्स जैसे सिलेक्शन इंडेक्स हो सकता है, टेंडम मैथड हो सकता है, या इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल, इन सब से हम एनिमल को सेलेक्ट करेंगे और इनको यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। दैट जनरेशन विल हैव अ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन से भी बहुत लार्ज स्केल चेंजेस होते हैं और ये काफ़ी फास्ट भी होता है। जैसे ह्यूमंस ने अलग अलग वेराइटीज़, अलग अलग ब्रीड्स डेवलप की हैं, पर इतना भी नहीं कि वो स्पीशीज़ ही अलग डेवलप कर पाए। इतना आर्टिफिशियल सिलेक्शन में इतने लार्ज स्केल चेंजेस नहीं होते। ठीक है, अब हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात करें तो इनमें जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो बहुत वीक होता है, क्योंकि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं वो नेचर से प्रोटेक्टेड रहते हैं। नेचर का इन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहता, कोई हार्श इन्वायरमेंट इन पे है नहीं, क्योंकि ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं जैसे फार्म कंडीशंस। पर इनमें जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है वो मोस्ट कॉमनली एक्ट करता है और ह्यूमंस इनमें बहुत अपने तरीके से वीक या स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल सिलेक्शन अप्लाई करते रहते हैं। और जैसे जैसे ह्यूमंस इस पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन अप्लाई करते हैं जो कि नेचर के अगेंस्ट है, तो नेचर इसे अपोज भी करता है इन इट्स ओन वेज। आगे हम इसके कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे जैसे सिलेक्शन लिमिट। तो ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्लासिक एग्जाम्पल है ब्रॉयलर चिकन्स का। पहले हम देखेंगे तो ब्रॉयलर चिकन्स जो थे इतने फास्ट ग्रो नहीं करते थे। जैसे अब हम देखते हैं कि 6 वीक्स या 4 to 6 वीक्स में दे आर 2 to 3 kgs। अगर हम पास्ट में ऐसा देखें तो ऐसा नहीं होता था। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इन ब्रॉयलर पे जब काम किया, ब्रॉयलर चिकन्स पे, तो उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट बढ़ गई। पर नेचुरल सिलेक्शन जैसे अपोज करता है इसको, क्योंकि ये एक अननेचुरल फिनोमिनन है, तो इससे कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें भी अराइज होती हैं। जैसे ऐसे ब्रॉयलर्स की हेल्थ काफ़ी डिक्लाइंड होती है, सर्वाइवल रेट काफ़ी कम होता है और रिप्रोडक्शन रेट भी काफ़ी कम होता है। सो दिस शोज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, जो ह्यूमंस अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं तो वो बेसिकली 3 तरीके से करते हैं, एंड दीज मेथड्स आर बेस्ड ऑन हाउ इंडिविजुअल्स आर चूजन फ्रॉम अ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है कि कोई भी पॉपुलेशन का एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मोस्ट कॉमनली हम पढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं जैसे कि पॉइजन्स, बाइनोमियल, हम सभी को पता है ये। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में। देर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन और द वेज ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। फर्स्ट इज स्टेबलाइजिंग, सेकेंड इज डाइवर्सिफाइंग एंड थर्ड इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की बात हम करें तो नाम से पता चल रहा है कि समथिंग दैट इज स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कोई ऐसा सिलेक्शन मैथड जो स्टेबल बना रहा है। अब स्टेबल कौन सी पॉपुलेशन होती है? जो ना बहुत एक्सट्रीम में होती है, बहुत ना हाई में होती है, ना लो में होती है ना। तो ऐसी पॉपुलेशन जो मीडियम बीच में रहेगी उसे बोलते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। और ऐसा सिलेक्शन जो इन बीच वाली पॉपुलेशन की के नंबर को बढ़ाएगा इन द पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सो चूजिंग इंडिविजुअल्स विद एवरेज और ऑप्टिमम ट्रेड्स एंड रिमूविंग एक्सट्रीम्स ऑन बोथ द साइड्स, है ना। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा, इस एग्जाम्पल में हम एक्सट्रीम सिलेक्शन कर रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, पर हम अगर चाहें तो साइड इफेक्ट्स को हटा सकते हैं बाय टेकिंग एन एवरेज वेट। जैसे 6 वीक्स में 1.5 kg हो गया तो ऐसा चिकन हेल्दी भी होगा। तो इट इज़ डन फॉर दिस स्टेबलाइजिंग मैथड। जैसे एग्जाम्पल है कि ये पैराकीट्स हैं जिनकी स्मॉल बीक्स वाले हैं और लॉन्गर बीक्स वाले हैं। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन नेचर बोलता था कि जिनकी बीक मीडियम होगी या फिर होगी। ऐसा ये सारे सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल वे में ही हो रहे हैं, ये नेचर में भी होते हैं। और नेचर में मोस्ट कॉमन सिलेक्शन जो टाइप होता है वो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ही होता है। तो ये मीडियम बीक्स वाले जो पैराकीट्स होंगे उनका नंबर बढ़ जाएगा। और जो पॉपुलेशन है यहाँ पर क्या थी? नॉन यूनिफॉर्म पॉपुलेशन थी, अलग अलग टाइप के पैराकीट्स थे। अब जब ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हुआ तो ये पॉपुलेशन ज़्यादा यूनिफॉर्म बन जाएगी, तो वेरिएशन जो है वो पॉपुलेशन में कम हो जाएगा। दोनों एक्सट्रीम को हटा के एक मिडिल वैल्यू वाली जो पॉपुलेशन है उसका सिलेक्शन किया जाएगा, और जो ये पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन होगी। अब ऐसी पॉपुलेशन बेस्ट होती है फॉर सर्वाइवल के लिए। तो नेचर में जो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सिलेक्शन लग रहा होता है वो दैट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो वही पोल्ट्री के एग्जाम्पल पे हम आ जाते हैं। एक है टू लो एग वेट, एग का वेट बहुत कम है। अगर ऐसा होता है तो हैचेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इस बर्ड को इनफ फूड नहीं मिलेगा फॉर द टाइम। जैसे ये 18 डेज 21 डेज तक इंक्यूबेटर में रहेगा तो इनफ फूड नहीं मिलेगा।
तो हैचेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। हैचेबिलिटी यानी कि परसेंट ऑफ जितने चिक्स हैच होंगे वो डेड चिक्स की नंबर बढ़ जाएगी। अब दूसरा है एक्सट्रीम, बहुत बड़ा एग साइज, अगेन द हैचेबिलिटी विल डिक्रीज, क्योंकि ऑप्टिमम एग वेट का होना भी ज़रूरी है फॉर अ ऑप्टिमम टाइम ऑफ हैचिंग। ठीक है, अगर अब बीच की बात करें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की, अगर ऑप्टिमम एग वेट होता है लाइक अराउंड 56 टू 60 ग्राम्स, तो ये हैचेबिलिटी ऑप्टिमम रहेगी, यानी कि हमें मैक्सिमम गेन होगा। दूसरी बात करते हैं हम डेयरी कैटल की बर्थ वेट की। अब जो डेयरी कैटल का बर्थ वेट हो सकता है, ये काफ या तो बहुत स्मॉल साइज का वेट का हो सकता है या बहुत लार्ज वेट का हो सकता है। अब दोनों ही चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट है तो इस काफ का सर्वाइवल बहुत अफेक्ट हो जाएगा, बाद में ये प्रॉब्लम करेगा, यानी कि सर्वाइवल रेट डिक्रीज हो जाएगा। अब दूसरा, अगर ये काफ बहुत ही बड़ा है तो डिस्टोकिया की प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी इन बर्थ, है ना। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम केसेस बहुत अनडिजायरेबल हैं, तो इस केस में हम सिलेक्शन करते हैं फॉर मॉडरेट बर्थ वेट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नाउ कमिंग टू डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। सो डाइवर्सिफाइंग, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, डाइवर्सिफाइंग और डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, इट मीन्स दैट द पॉपुलेशन इज मूविंग फ्रॉम दिस सेंट्रल वैल्यू और यूनिफॉर्म वैल्यू टू मोर एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, जो बीच की वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में पढ़ा था, तो उससे दूर यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ की ओर पॉपुलेशन सेलेक्ट की जा रही है, या तो बहुत लो वैल्यूज़ के लिए या फिर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ के लिए। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इन लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग जो रेगुलरली प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन जो एवरेज परफॉर्मिंग पॉपुलेशन थी उससे एक्सट्रीम एंड्स की ओर पॉपुलेशन सेलेक्ट हो रही है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएशन इंक्रीज़ हो जाता है पॉपुलेशन में। एक पॉपुलेशन ऐसी बनती है जो कि बहुत, जिसकी वैल्यू लो हो सकती है या बिल्कुल ही इस पॉपुलेशन से डिफरेंट होगी, और एक दूसरे एक्सट्रीम पे होगी। ठीक है, अब ये जो पॉपुलेशंस हैं, अगर हम इन्हें अलग अलग ब्रीड करें, मतलब पहले तो हमने सेलेक्ट किया, फिर इन्हीं ग्रुप्स को आपस में अगर हम ब्रीड करें तो वो अलग से लाइंस बना देंगी। जैसे पोल्ट्री के केसेस में ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है, जैसे हाई, जैसे मीट के लिए या फिर हाई एग के लिए। ठीक है, तो जो एग वाली बर्ड्स होंगी उनका वेट जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, और जो ब्रॉयलर बर्ड्स होंगे उनका वेट ज़्यादा होगा। तो एक्सट्रीम एंड्स की ओर दो पॉपुलेशंस सेलेक्ट होते हैं। वो आपस में तो यूनिफॉर्म हो जाएंगे धीरे धीरे जब वो लाइंस बनेंगे, पर अगर हम उनको मिक्स करके देखेंगे तो वो क्या होंगे, वेरिएशन उनमें ज़्यादा हो जाएगा इन अ पॉपुलेशन, अगर हम इन दोनों को एज अ पॉपुलेशन माने। हाउएवर ये बाद में सब लाइन्स बना देंगे और बाद में ये खुद की पॉपुलेशंस भी बन सकती है। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड, जो कि है डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। तो हम बात कर रहे थे डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन की। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हम शीप में बात करें, शीप ब्रीडिंग की बात करें, तो एनिमल्स आर सेलेक्टेड, जैसे फाइन वूल के लिए सेलेक्ट कर लिया, और कुछ शीप ब्रीड्स ऐसे हैं जिनको कोर्स वूल के लिए सेलेक्ट करते हैं, जैसे कारपेट टाइप शीप ब्रीड्स हैं। और यहाँ जैसे शीप ब्रीड्स है जैसे चांगथांगी या फिर रैम्बुलेट, ये सब चीज़ों को फाइन वूल के लिए सेलेक्ट किया जाता है, मेरिनो, है ना। अब जैसे जैसे इनको सेलेक्ट करते गए एंशियंट टाइम्स में, बेस्ड ऑन उनकी यूटिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो वो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में बनते गए शीप। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, जैसे कि मरीनो रैम्स हो गए या फिर मेरिनो जो ब्रीड है, और यहाँ पे जैसे हमारे कारपेट ब्रीड्स हैं बहुत सारे, बक्कर वाली, ये सब चीज़ें। तो ये सब मोस्ट ऑफ द ब्रीड्स इंडिया की ज़्यादातर कारपेट ग्रेड की हैं। तो ये बेस्ड ऑन उनके सिलेक्शन किस तरीके से हुआ है, ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए एनिमल्स। नाउ दिस फॉर्म डिस्टिंक्ट ब्रीड्स एंड दिस फॉर्म डिस्टिंक्ट ब्रीड्स। थर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है, वो है डायरेक्शनल सिलेक्शन। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, डायरेक्शन मतलब हम एक दिशा यानी कि एक डायरेक्शन लेके सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि डायरेक्शन हमारी किस जगह हमें ले जाना है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, दोनों डायरेक्शंस में डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। अब डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक ही डायरेक्शन में सिलेक्शन हम लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। ठीक है, अंटिल वी गेट द डिज़ायरेबल आउटकम फ्रॉम द पॉपुलेशन और द प्रोजेनी जनरेशन। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि हमें मिल्क प्रोडक्शन के लिए किसी पॉपुलेशन ऑफ कैटल्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करेंगे, उसमें जो भी एनिमल सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस के होंगे उनको रैंक करेंगे। ठीक है, जब हमने रैंकिंग कर दी 1 2 3 4 ऐसे हर्ड में, या फिर हर्ड्स की भी रैंकिंग कर सकते हैं, तो ऐसे जो टॉप रैंकिंग एनिमल्स होंगे उनको हम ब्रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे, और उनकी प्रोजेनी में भी फिर से यही मेथड सेलेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो
ऐसे ऐसे क्या होगा, जो पॉपुलेशन का एवरेज पहले था मान लीजिए 2000 लीटर, अब ये पॉपुलेशन का एवरेज हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, मान लीजिए 5 से 6 जनरेशन में 3000 हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो ये पॉपुलेशन का मीन था, इसको हमने पुश कर दिया है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ आर डिज़ायरेबल प्रोडक्शन, ठीक है। और ये एक जनरेशन में नहीं होता, ग्रेजुअली बहुत सारी जनरेशन इसको लगती हैं, ठीक है। तो ये है डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगर हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस सिलेक्शन डायरेक्शनल सिलेक्शन ही होता है, ठीक है। एनिमल्स को उनकी जो भी प्रोडक्शन है उसके हिसाब से कैटेगराइज कर दिया बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी। जैसे कैटल में है तो मिल्क, शीप या गोट में है या पिग्स में है तो उनका मीट प्रोडक्शन या वूल प्रोडक्शन फॉर शीप। और जो भी अनडिज़ायरेबल, आपको जिस भी डायरेक्शन में, आप कुछ चीज़ों के लिए आपको हायर वैल्यू चाहिए होगी, कुछ चीज़ों के लिए आपको लोअर वैल्यू भी चाहिए हो सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स। जैसे रेस हॉर्सेस में जो रनिंग टाइम होता है वो कम होना चाहिए, तो आपको कम टाइम जो घोड़े अपनी एक कोई रेस को कंप्लीट करने में लगा रहे होंगे उनको सिलेक्ट करना है ना। तो इट इज़ क्वाइट अ कंडीशनल आस्पेक्ट। वैसे ही जैसे पिग्स में, ऐसे पिग्स को हमें सेलेक्ट करना है जिनकी बैक फैट थिकनेस जो है वो कम है, क्योंकि इनका मीट जो है वो ज़्यादा लीन होगा। वैसे ही चिकन्स में, जिन चिकन्स की लेइंग एज एट सेक्सुअल मैच्योरिटी जो कि अराउंड 20 to 21 वीक्स होती है वो कम से कम हो जिसमें, तो ऐसा होने से ऐसे चिकन्स जल्दी लेइंग पीरियड में आ जाएंगे और लंबे टाइम तक हम उनसे एग्स ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यूज़ आपको चाहिए। हायर वैल्यूज़ अनडिज़ायरेबल भी हो सकती है, लोअर वैल्यूज़ डिज़ायरेबल भी हो सकती है। इट इज़ वेरी conditional. So this was about types of selection. In the next class we will discuss about selection differential. Thank you for a patient listening. See you in the next lecture.